नमस्कार, अफसरनामा में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ मौजूद हैं 2011 बैच के आईएएस अफसर, युवा अधिकारी हैं, पर्यावरण से प्रेम रखते हैं, राजधानी से लेकर सुदूर आदिवासी अंचल तक अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं। फिलहाल राजधानी रायपुर में है, कृषि संचालक के तौर पर मौजूद हैं और 2011 बैच के हैं, छत्तीसगढ़ में इस वक्त पोस्टेड है। उनसे बात करते हैं नीलेश क्षीरसागर जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो 2011 बैच के आप आईएएस अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ कैडर जब आपको अलॉट हुआ, क्या आपके दिमाग में आया था? क्या कभी पहले छत्तीसगढ़ आना हुआ था आपका? इसमें मेरा छत्तीसगढ़ तो पहले नहीं आना हुआ था और पहले ही बार मैं फिर छत्तीसगढ़ आया था। जब छत्तीसगढ़ कैडर मिला तो उसमें हम थोड़ा, जब हम एकेडमी में रहते हैं तो एक अंदेशा हो जाता है अपने रैंक और अपन जो प्रेफरेंस लिखते हैं कि हमको कौन सा कैडर मिल जाएगा। मैंने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये कैडर यूपी या बिहार से ऊपर ही लिखे थे, तो पता था कि मुझे छत्तीसगढ़ या उड़ीसा कैडर मिलेगा। और मैंने जब भी यानी हमारे जो सीनियर्स रहते उनसे बात की थी तो इस कैडर के बारे में बहुत अच्छा ही सुना था। हालांकि जो जनमानस है उसमें कुछ नक्सलिज्म और उसको लेके कुछ घबराहट सी रहती है, लेकिन घर वालों को सब जानकारी थी तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन मुझे अभी भी याद है जब मैं ज्वाइन करने पुणे से राजनांदगांव, तब मैं असिस्टेंट कलेक्टर राजनांदगांव करके पोस्टिंग हुई थी। तब जब ट्रेन से आ रहा था तो बहुत सारे ट्रेन में जो साथ में चल रहे थे तो वो मुझे पूछे कि कहाँ आप रहते हो, तो मैंने कहा कि मैं पुणे का रहता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आप जा कहाँ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में जॉब करने जा रहा हूँ। तो बहुत लोग उस समय समझ नहीं पा रहे थे, ट्रेन के जो सहप्रवासी थे, कि बहुत बार हमारे छत्तीसगढ़ के लोग पुणे जॉब करने जाते हैं। ये ऐसा कौन युवक है कि जो पुणे से छत्तीसगढ़ जॉब करने आ रहा है। तो ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती रहती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 9 साल से छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और यहाँ के लोग, यहाँ के सब प्रशासन और सभी में बहुत मुझे अभी भी यानी अच्छा लगता है कि मैंने अन्य कैडर लिखने के बजाय छत्तीसगढ़ को ऊपर प्रेफरेंस दिया था और यहाँ पे काम करने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ में भी आपने कई जगह काम किया, जिला पंचायत से लेकर जशपुर कलेक्टर तक। मैं जशपुर की बात करूंगा क्योंकि काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है, आदिवासी बहुल्य है और राजधानी से तो काफ़ी कटा हुआ है। वहाँ किस तरीके के अनुभव आपको वहाँ पर हुए? आदिवासियों के बीच रहा, उनकी परंपराओं को आपने देखा, क्या कमियां हैं विकास को लेकर, क्या सोचते हैं वहाँ पर उनकी? इसमें खास तौर पे जशपुर जो है सुदूर अंचल क्षेत्र है। राजधानी रायपुर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी है। कनेक्टिविटी की कुछ समस्या है, लगातार शासन द्वारा अब वहाँ पे काम चल रहा है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए आर्थिक, भौगोलिक या सामाजिक दृष्टि से ही जो जशपुर है झारखंड से ज़्यादा जुड़ा हुआ है और हमारा एक ज़िला है, तो उसमें कुछ समस्या है, कुछ बहुत सारी अच्छाई भी है। अगर हम समस्या देखें तो सुदूरांचल ये क्षेत्र है, तो वहाँ पे कुछ वो समस्या है, हमारे जो आदिवासी के संदर्भ में कुछ समस्या है। लेकिन लगातार जो वहाँ पे विकास हो रहा है बहुत अच्छी बात है। आप देखे होंगे कि पिछले 3-4 साल में जो भी पासिंग परसेंटेज रहता है 10वीं या 12वीं का, हमारे जशपुर के जो स्टूडेंट है वो टॉप करते हैं। इस साल भी जैसे पूरे जो बोर्ड के मेरिट में लगभग 4 लोग मेरिट में आए थे पहले 10 में। तो लगातार शैक्षणिक क्षेत्र में, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो हम देखते हैं जशपुर में बाहर जाके लोग काम करने का एक बहुत रहता है और उसमें कुछ अच्छाई भी है, बहुत बड़ी एक समस्या भी है कि उसमें जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक इश्यू बहुत बड़ा रहता है और बहुत सारे लोगों की वो समस्या सामने आती है। अगर हम देखें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अगर हमको टैकल करना है और उसके बारे में कुछ करना है तो रोजगार की व्यवस्थाएं वहाँ बनना पड़ेगा। तो उसके लिए भी लगातार काम किया जा रहा था। तो उसमें हम जब देखें तो ये समझ रहे थे कि टूरिज़्म को अगर हम बढ़ावा दें तो जशपुर जैसा सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से बहुत अच्छा है और टूरिज़्म की बहुत सारी अपार संभावना है। तो उसमें 2-3 काम हमने उल्लेखनीय किए थे सभी हिस्से के साथ मिला के। खास तौर पे चाय बागान, आज जशपुर में लगभग 50 से 100 एकड़ का चाय बागान बना है। भविष्य में उसकी और बढ़ोतरी हो जाएगी। सेंट्रल इंडिया, रांची, संबलपुर से भी आजकल सैलानी चाय बागान घूमने आते हैं। चाय बागान के बारे में वो एक कैपिटल इंटेंसिव भी है, उसके साथ पर्यावरण को भी संरक्षण करता है और उसके साथ वो रोजगार भी मुहैया करता है और टूरिज़्म को तो बढ़ावा ही देता है। तो शासन का लगातार प्रयास चल रहा है कि उसको एक बढ़ावा दे।
इसके साथ ट्राइबल टूरिज्म पे भी लगातार शासन स्तर से और जिला स्तर से काम हुआ है। बिल्कुल, पर्यटन की बात बिल्कुल सही कही आपने कि प्राकृतिक दृष्टि से तो भरपूर है ही, और भी बहुत सी चीज़ें वहाँ पर देखने लायक है। उसके बावजूद वो विकास उसका नहीं हो पाया, तो उसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? क्या वहाँ तक पहुँचना लोगों के लिए सरल नहीं है क्योंकि लंबी दूरी है, अच्छी सड़कें नहीं हैं, ये जैसी कुछ समस्या हैं? इसको अगर राजधानी से डायरेक्ट जोड़ा जाए बहुत अच्छे संसाधनों के साथ तो कुछ शायद चेंजेस इसमें क्योंकि राजधानी से अगर हम देखा जाए तो 400 किलोमीटर की दूरी है, उसमें नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज भी बन रहे हैं, किंतु मुझे लगता है कि खास तौर पे रांची, संबलपुर, वो जो सेंट्रल इंडिया का जो क्षेत्र है उससे वो जोड़ा जा रहा है, उस पे ऊपर काम भी चल रहा है। तो वहाँ के सैलानी भी बहुत ज़्यादा पैमाने पे जशपुर में आ सकते हैं और उनके लिए हम वहाँ पे पूरी व्यवस्था बन रही है। मुझे लगता है कुछ आगामी 3-4 साल का समय है, लेकिन एक पैकेज के रूप में, क्योंकि कभी भी सैलानी या टूरिस्ट लोग जब आते हैं तो अब एक पैकेज को ढूंढते हैं कि हमको और सारी चीज़ें भी मिले, तो उसी तर्ज पे हमने वहाँ पे काम किया था कि मैनपाट भी वहाँ से नज़दीक है, जहाँ की एक अलग विशेषता है, चाय बागान है, झरने हैं, और इस तरह से उसमें काम किया जा रहा है। ख़ास तौर पे मैं जशपुर के बारे में बताना चाहूँगा कि पुरातत्व के लेकर भी वहाँ पे अपार संभावना है। वहाँ के लिए भी हमने काम किया था, जो एक फर्टिलिटी कल्ट जिसको बोलते हैं कि जो शिव पार्वती की पूर्व में पूजा होती थी, उसका जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था तब उसके पहले जब धर्म के बारे में जानते नहीं थे, तब एक फर्टिलिटी कल्ट यानी प्रजनन की पूजा लोग करते थे। तो इस तरह के फर्टिलिटी कल्ट के सिंबल जशपुर में लगभग 100-200 जगह पे बने हैं। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो संशोधक थे उन्होंने उसमें बहुत बड़ा संशोधन भी किया था, और सिर्फ अमेरिका के कैलिफोर्निया के मरुस्थलीय क्षेत्र में इस तरह के 5 या 6 कुछ फर्टिलिटी कल्ट के सिंबल मिले थे, लेकिन पूरे देश, प्रदेश या विदेश में किसी भी जगह पे इतने बड़े पैमाने पे फर्टिलिटी कल्ट को बनाया हुआ लगभग 20,000 साल उसको पुराना होगा। तो इसमें भी बहुत अच्छे सा डॉक्यूमेंटेशन और काम लगातार विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और इस पेशे में आने से पहले, आईएएस बनने से पहले आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? कहाँ पे बचपन गुजरा? क्या फैमिली बैकग्राउंड है? इसमें जो है मेरा पढ़ाई पुणे में हुआ था। जो फैमिली बैकग्राउंड है वैसे बाकी सब चाचा लोग या बाकी सब किसान परिवार से ही बिलोंग करते हैं, और आज मैं संचालक कृषि के रूप में हूँ। तो मुझे बहुत यानी नसीबवान समझता हूँ कि इस तरह से ये पोस्ट पे हम आ पाए। पिताजी और माताजी प्राइमरी टीचर हुआ करते थे, और जिला पंचायत, वहाँ जिला परिषद बोलते हैं, उसमें टीचर हुआ करते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 11th-12th या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो पिताजी कुछ काम के लिए पुणे में आते थे। तो मुझे कभी भी, मैं सभी जगह पे बहुत प्लेटफॉर्म पे भी बताया हूँ कि कभी वो मुझे खुद मिलने नहीं आए थे, वो मुझे बुलाते थे कि जिला पंचायत में तुम आ जाओ। फिर उनके जो कुछ स्कूल के या कुछ अन्य लोगों के कुछ काम होते थे वहाँ जिला पंचायत में करते थे। फिर मेरे से भी मुलाकात होती थी, कुछ अगर उनको मुझे कुछ सौंपना है तो सौंप के वो चले जाते थे। तो उस समय जब मैं 11th-12th हो या ग्रेजुएशन में जब जिला पंचायत देखता था, और बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ कागजात है वो मुझे सौंपा जाता था कि आप इस जगह पे दे के आ जाओ। और मुझे अभी भी याद है बहुत बार मैं फिर घर से गाली खाता था क्योंकि मेरे से वो काम नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं जो प्रशासकीय पूरे अधिकारी कर्मचारी को थोड़ा डरता था और जाता नहीं था, या वो कुछ क्वेरी कर दे तो मैं डर के भाग आता था। तो फिर पिताजी बोलते थे कि तुमको इसको सीखना चाहिए कि किस तरह से वो जो भी लोग होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, उनसे बात करना है। लेकिन जो एक रहता है कि आम आदमी और प्रशासन से एक दूरी रहती है, वो मुझे लगता था उस समय। तो फिर जब बाद में पता चला कि एक सीओ जिला पंचायत करके भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रहते थे, और ये पूरा इस सिस्टम को देखते हैं, वो पूरे बॉस रहते हैं। तब पिताजी ने बताया था कि ये यूपीएससी करके एक एग्ज़ाम रहता है, उसको तुमको अगर इस पोस्ट पे जाना है तो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो हम दूर से ही वो ऑफिस देखा करते थे। तो एक मन में उस समय ख्याल आया कि इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर मुझे भी इसमें आना है या इस तरह से कुछ लोगों के लिए काम करना है तो ये एग्ज़ाम पास करनी होगी। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसको एमपीएससी कहते हैं, उसकी एक एग्ज़ाम हुआ करती थी। मेरे भाग्य ने लक कहे या जो भी हो, उस समय जब मैं जस्ट पास आउट हुआ था तो यूपीएससी और एमपीएससी का सिलेबस बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम किया वहाँ पे। तो मैं एमपीएससी पहले
दिया था, तो पहले अटेम्प्ट में ही मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया। तो क्योंकि सिलेबस भी सेम था, मैं यूपीएससी की देख ही रहा था, तैयारी भी कर रहा था, तो जैसे ही मैं एमपीएससी पास हो गया उसके साथ साथ मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा था। तो फिर मैंने एमपीएससी कुछ दिन ज्वाइन भी किया था, यानी वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे लगभग मैं 10 से 11 महीने वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे, वहाँ डिप्टी कलेक्टर जब पोस्ट होते तहसीलदार के रूप में 6 महीने पोस्टिंग रहता है, वो कर रहा था। उसी समय मैंने यूपीएससी भी दिया, और क्योंकि एमपीएससी और यूपीएससी का सिलेबस सेम हुआ था और मेहनत भी की थी। मैं फिर कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता रहती है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे ही हो गया और मुझे पहले से ही सब ज्ञात था और मैं पहले से इतना अच्छे से पढ़ाई किया था। लगभग 2 से ज़्यादा ही 2 नहीं 3 साल से लगभग पूरे सुबह से शाम पूरे कोई छुट्टी न लेके या कोई दिवाली दशहरा या कोई अन्य त्यौहार में घर न जाके लगातार पढ़ाई की थी, दोनों एमपीएससी और यूपीएससी के लिए। तो दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एमपीएससी और यूपीएससी पास किया। छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। ज़्यादातर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं पिता उनके शिक्षक होते हैं या माँ शिक्षक होते हैं, तो क्या कुछ माहौल का असर पड़ता है? क्या वजह होती है या क्या कोइंसिडेंस महज? नहीं, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है अगर माता पिता टीचर हो। मैं बहुत बार कभी कभी हंसी मजाक में भी कहता हूँ, जब मैं यानी 4th स्टैंडर्ड तक जिला पंचायत के स्कूल में ही पढ़ता था, बाद में मैं पुणे के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए चला गया। लेकिन जब तक मैं 4th स्टैंडर्ड में था वहाँ पे, तो जब हमारा रैंक आता था तो सब लोग गाँव वाले कहते थे क्या ये तो पहला आ गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, माता पिताजी तो इसके टीचर है। और थोड़ी भी की गलती कर दी कुछ गाँव में, क्योंकि मैं गाँव में पढ़ा बला हूँ, तो लोग बहुत बोलते थे कि अरे तू तो शिक्षक का बेटा है और तू ऐसी चीज़ क्यों कर रहा है, बाकी लोग करे तो हम समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सोशल प्रेशर भी सभी टीचर्स के बेटों पे रहता है कि तू टीचर्स का बेटा है और तू ऐसा कर रहा है, और बहुत बार उनको वॉच भी किया जाता है। तो उसके कुछ अच्छाइयाँ बहुत सारी होती है, कुछ बुरा कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन मुझे लगता है वो अच्छाइयाँ लोगों का एक सोशल प्रेशर और घर का पूरा लोग जानते हैं कि टीचर्स लोग की किस तरह का पढ़ाई का महत्व है, और एक पूरा पढ़ाई का एक पूरा एनवायरनमेंट घर में बना रहता है। मुझे अभी भी पता है उस समय का, अगर सीईओ जिला पंचायत कभी विजिट पे आते रहते थे या कोई एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर भी आते थे, तो बहुत बड़ी बातचीत घर में होती थी। तो प्रशासन को भी फिर एक जानता रहता है बेटा, यानी जो भी घर के शिक्षक के बेटे रहते बेटियाँ रहती है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा फ़र्क। और मूलतः जो है पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व टीचर्स के घर में दिया जाता है कि अगर तुमको कुछ बनना है तो पढ़ाई अनिवार्य है, और इस जो भी तुम्हारा होगा पढ़ाई से ही होगा। तो मैं सभी हमारे दर्शकों को भी बिल्कुल कहना चाहूँगा कि पढ़ाई बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण है, और उसको आप जितना अच्छे से ध्यान देंगे, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास सभी के लिए उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना अनिवार्य है। तो एक आपने बताया सोशल प्रेशर होता था, तो क्या कभी बचपन में मस्ती बदमाशी आपने नहीं की? नहीं, वो तो करते थे, इसीलिए लोग बोलते भी थे कि आप टीचर के बेटे हो तो फिर भी ऐसे काम कर रहे हो। तो बिल्कुल हम जो भी मस्ती और जो भी कुछ बदमाशी तो बिल्कुल होती थी, क्योंकि मैं पहले ही कहा था कि गांव में हम पूरे पढ़े हैं या बढ़ा हूँ। हालांकि पुणे में कुछ समय के लिए पढ़ाई के लिए गया था, तो जो भी कुछ चीज़ें आजकल लोग नहीं कर पाते हैं, यानी आजकल मोबाइल और उसके ज़माने में मेरे बेटे जो है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो हम लोग करते थे। यानी नदी में स्विमिंग करने जाना हो या कहाँ पे आम तोड़ने जाना हो, मुझे अभी भी याद है कि लोग हमको पकड़ के घर लाते थे और टीचर के बेटे है करके घर वाले पहले ज़्यादा मार देते थे बाकी लोग बोलने के बजाय। तो गांव के परिवेश में जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल करने को मिली है। शायद मैं मानता हूँ कि आज की जो जनरेशन है उसको वो चीज़ें जो 90s किड है, हम सब जो 90 के दशक के बच्चे हैं, उनको एक बहुत बड़ी बात है कि वो जो 90 दशक के लोग हैं उनको दोनों वर्ल्ड की अच्छाइयाँ मिले, बुराइयाँ भी मिली, कि उनको वो ये भी देखने को मिला और जो टीवी या मोबाइल के पहले के ज़माने भी बहुत सारे देखने को मिले। ये भी बताना चाहूँगा कि पुणे में जब मैं पढ़ने गया था, तो मैं अभी भी हमारे बच्चों को बता देता हूँ कि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में गया तो हमने टेलीफोन के लिए अप्लाई किया था कि मुझे घर बात हो पाए। जब मैं 10th से पास आउट हुआ तब तक फ़ोन नहीं आया, फिर 11th में कैसे भी आ गया लेकिन वो चला नहीं, फिर 12th के बाद तो मोबाइल आ गए थे। तो पहले वो पोस्ट कार्ड और अंतरदेशीय वो मैं अभी भी मेरे पास संभाले हुए हैं
कि जो 95-96 में मैंने घर में जो पोस्ट कार्ड और लेटर्स लिखे हैं वो मैंने सब संभाल के रखे हैं, कभी कभी देखने का मौका मिलता है। अब आप आदिवासी इलाके से निकलकर राजधानी में बैठे हैं, कृषि संचालक भी हैं, खेती को लेकर सरकार भी बहुत कुछ सोच रही है, आप यूथ हैं। एक बड़ी समस्या हम ये देखते हैं कि यूथ कृषि की ओर नहीं जाना चाहता, खेती बाड़ी नहीं करना चाहता। कोई भी पढ़ लिख लेता है तो नौकरी करना चाहता है। एज ए यूथ कृषि संचालक आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इसमें बिल्कुल यानी बहुत आज ही यानी मैं लगातार 1 महीने से अभी इस पोस्ट पे हूँ और लगातार इसके बारे में सोच रहा हूँ। मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जब मैंने 11वीं-12वीं में बता रहा था कि जिला पंचायत या देखता था, तो जब ग्रेजुएशन करने का समय आ गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर आपको प्रशासकीय सेवा में जाना है तो एग्रीकल्चर बीएससी एग्री में एडमिशन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं एडमिशन लेने सोच रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं। तो मैं आज सोच रहा था कि हम बहुत बार सोचते हैं कि बीएससी एग्री हो, एमएससी एग्री क्यों करना है, ताकि हम कुछ प्रशासकीय सेवा में अच्छे से जा पाए। लेकिन हम बहुत कम बार सोचते हैं कि हम ये टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, कि ये टेक्निकल नॉलेज हम एग्रीकल्चर यानी खुद खेती किसानी करने के लिए नहीं करते, हम कुछ प्रशासकीय सेवा के लिए करते। तो मैं वही सोचा था कि अगर मैं करता तो कुछ अलग चीज़ रहती। लेकिन वही मैं फिर से कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा स्कोप है। ख़ास तौर पे अब मैं जो ग्रामीण परिवेश से जहाँ से आया हूँ, तो पुणे का वो क्षेत्र है और एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में वहाँ पे बहुत अच्छा खेती होता है। जब मैं 95-2000 तक गांव में था और आज का 20 साल बाद का जो गांव देखता हूँ, तो अमूल परिवर्तन बिल्कुल एग्रीकल्चर से हुआ है। तो हमारे लोग भी अगर खेती किसानी को समझते कि ये काम छोटा है या ये अब नहीं करना चाहिए, कहाँ पे सरकारी नौकरी मिले तो बहुत अच्छा है, ये मुझे लगता है थोड़ी हमारी गलत धारणा है। और सबसे बेसिक प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर ही है और उसको हम बहुत अच्छे से खेती किसानी कर सकते हैं। मेरे गांव से बहुत सारे लोग रोज़ एक्सपोर्ट करते हैं। मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत बड़े पैमाने पे 20 साल में बढ़ा है। तो वही मैं हमारे क्षेत्र में भी देखना चाह रहा हूँ। तो बहुत अच्छे से काम हम सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर में कर सकता हूँ। मैं भी स्वयं कहना चाहूँगा कि 10 साल के मेरे शासकीय सेवा में भी मुझे भी पता नहीं था कि एग्रीकल्चर में इतनी बहुत सारी स्कीम्स कि जो सीमांत, लघु सीमांत या बड़ा किसान भी ले सकता है, उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे जशपुर जैसे जगह पे अगर चाय खेती होती है तो 75 साल के लिए उत्पादन एक चाय खेती का प्लांट देता रहता है। उसके साथ आप देख रहे होंगे कि हमारे शासन ने भी जैसे पूर्व में जो हमारे धान की खेती है उसको 2500 रुपीज़ दिए हैं। पूर्व में बहुत लोग खेत बेचना चाह रहे थे, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो या हमारा जो हम एमएसपी पे ले रहे हैं, कुछ लोग खेत बेचना अब लोग कम कर रहे हैं, उस पर हम एक स्टडी भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, उसमें भी बहुत अच्छे स्कोप है। बिल्कुल, हर कोई देखिए सरकारी नौकरी हर कोई पा भी नहीं सकता और हर किसी के जैसे हमने देखा भी कि सोच और इंटरेस्ट अलग होता है, उस हिसाब से काम करना चाहिए। खेती को लो प्रोफाइल जॉब के तौर पे एक्चुअली काम के तौर पे शायद देखा गया, इसलिए लोग थोड़े हिचकते रहते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल है। और बहुत सारे किसान हमारे यहाँ प्रगतिशील किसान हैं कि बहुत अच्छे से काम करके बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं। मुझे अभी कोई एक बता रहे थे, मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन महासमुंद के एक हमारे किसान हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ फिशरीज़ का बहुत अच्छा एक प्लांट मैंने एक तालाब बनाया है और वो लगभग करोड़ों रुपीस का, बिल्कुल करोड़ों रुपीस का, इसमें कोई मैं एग्जैगरेशन नहीं कर रहा हूँ, फिश कोलकाता या अन्य जगह पे बेचते हैं। वैसे ही कुछ हल्दी और उसमें भी बहुत सारे किसान काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट भी उसमें हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से चलते हैं। उसको भी आप अगर उसका फ़ायदा लेना चाहेंगे तो लेके अपना किसानी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपके कुछ पर्सनल सवाल भी यहाँ पर लाऊंगा। मैंने सुना है कि आप खाली वक्त पे कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, क्या ये आपकी हॉबी में है या किस तरीके से आप में शौक आया? नहीं, वो इतना ज़्यादा हॉबी नहीं है, लेकिन जो भी मेरे जैसे हॉस्टल्स में रहे हुए पढ़े हुए लोग होंगे या घर से बाहर जाके जो युवक पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल कुछ चीज़ें वो करना सीख लेते हैं और उससे फिर आगे हमारी हॉबी बढ़ जाती है। तो जब मैंने कहा कि मैं 5th स्टैंडर्ड से फिर पुणे पढ़ने गया था, तो खाली समय पे सैटरडे संडे या कभी कभी ऐसे ही शौक के तौर पे
पहले कुछ ऑमलेट, फिर चिकन या फिर कुछ पोहा, क्योंकि महाराष्ट्र में पोहा एक हर सुबह नाश्ता किया जाता है, और बाद में फिर उसमें आदमी खुद के कुछ एक्सपेरिमेंट करके सीखता रहता है। हालांकि पिछले 9-10 साल में वो थोड़ा हॉबी कम हुआ है, लेकिन कोई अगर मेहमान आ जाए तो उनको बहुत अच्छे खाना खिलाने इतना हॉबी या स्किल तो बिल्कुल प्राप्त हो चुका है। वैसे तो आपको समय कम मिलता होगा, व्यस्तताएं बहुत हैं, लेकिन जब समय मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं आप? क्या आपकी हॉबीज़ हैं? परिवार को कितना समय दे पाते हैं? परिवार को खास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जशपुर जैसे जगह पे जहाँ पे थोड़ा वर्क प्रेशर कम था, तो बहुत अच्छा यानी फैमिली टाइम, गुड टाइम वहाँ पे अपने को मिल गया था और मिलता है। जो भी अधिकारी सुदूर क्षेत्र में थोड़े रहते हैं तब, तो उस समय 1.5 साल मुझे लगता है कि 10 साल की सेवा में बहुत अच्छा फैमिली टाइम मिला, और वहाँ के क्षेत्र भी ऐसा था। लेकिन खास तो बाकी ये पोस्ट पे जैसे आधिकारिक पोस्ट पे समय बहुत कम ही मिलता है। कभी बहुत बार तो 6-6 महीने सैटरडे संडेज भी नहीं मिलते। जैसे अभी कोरोना के समय बहुत सारे फील्ड के लेवल के अधिकारी हो या आरोग्य विभाग के बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी, मुझे लगता है कि जब से कोरोना है उनको एक दिन भी छुट्टी नहीं मिली होगी, तो नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी जब भी छुट्टी मिलता है तो साइकिलिंग, जैसे मैंने कहा, तो आजकल साइकिलिंग का क्रेज़, जैसे मैं पहले साइकिलिंग 2 साल पहले रायपुर में देखता था, तो बहुत सारे लोग अब ज़्यादा साइकिलिंग के रुझान रख रहे हैं, और साइकिलिंग एक कर लेता हूँ। और आजकल तो हर रोज़ साइकिलिंग सुबह 5-6 बजे हो जाता है। उसके साथ साथ खास तौर पे इतने सालों में और अपने छत्तीसगढ़ का जो एक लैंडस्केप है वो इतना अच्छा है, मुझे लगता है कि फ़ोटोग्राफी में भी थोड़ा मुझे इंटरेस्ट अब निर्माण हुआ है, तो फोटोग्राफी करना भी पसंद करता हूँ। और क्योंकि सर्विस में वी कैन अफोर्ड गुड कैमरा और लेंसेज, तो मुझे लगता है वो भी एक कारण है। तो उसके द्वारा बहुत एक समय कटता है, या उसमें वो एक हॉबी में आजकल ज़्यादा उसमें। परिवार की शिकायतों को समय न देने की शिकायतों को कैसे दूर करते हैं? क्या आउटिंग, फिल्में? बिल्कुल, अब तो कोरोना के कारण फिल्में तो नहीं हो पाती, लेकिन वो बहुत साल रायपुर में रहे हैं, तो अब वो उनको भी समझ चुके हैं कि अगर रायपुर या ऐसे सेंट्रल छत्तीसगढ़ में जब पोस्टिंग रहता है तब समय तो कम रहेगा। लेकिन प्रयास रहता है कि हफ्ते में या 15 दिन में एक आध कुछ 2-3 घंटे का समय तो बच्चों को या फैमिली को, पूरे फैमिली को दिया जाए। जैसे मैंने कहा कि फिर बेटे के साथ साइकिलिंग, दोनों बेटों के साथ या पूरे परिवार के साथ साइकिलिंग करना एक हो जाता है। पूर्व में जब रायपुर में सीईओ के रूप में था तो 15-20 दिन में, एक आध महीने में कहाँ छोटा एक आउटिंग या घूमने चले जाते थे, और वो एक मुझे लगता है एक फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम मिलता था। प्रयास रहता है, लेकिन आजकल कोरोना के कारण वो भी सभी लोगों के लिए वो एक ऑप्शन भी ख़त्म हुआ है। फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं? क्या कुछ टारगेट आपने सेट किया हुआ है इसमें? फ्यूचर के लिए इन्हें अगर देखा जाए, फ्यूचर क्या है पूरे जीवन के लिए, मैं जो एक बीच में वो श्लोक बहुत जगह पे भी आया था, तो वही मेरा सोचना रहता है कि वो ऐसा है कि न तो हम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामय दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। यानी उसका वही मैं सोचता रहता हूँ कि उसका अर्थ ये है इसका कि मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, ना कोई मोक्ष चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ पावर नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना काम करना है कि अगर कोई रोने वाला हो तो उसका आंसू हम पहुँच सके। तो हम भगवान की दया से और सभी लोगों के दुआ से इस बड़े पोस्ट पे है कि जहाँ पे हम कुछ अच्छा काम लोगों के लिए, सभी समाज के लिए, देश और प्रदेश के लिए कर सके। तो हर दिन वही प्रयास रहता है कि कुछ थोड़ा अच्छा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कितना भी चाह के भी बदल नहीं सकते, कर नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास यानी एज ए अधिकारी कुछ ऐसे अधिकार तो है कि बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। तो वही प्रयास रहता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी, जो एकदम सबसे गरीब तबके का आदमी, उसके लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नीलेश जी हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे अनुभव आपने यहाँ पर साझा किए हमारे साथ, और बड़ी अच्छी सोच है आपकी कि आप कुछ चाहते नहीं, और जिस जगह आप बैठे हैं अपनी मेहनत से, आशीर्वाद से बड़ों के, लोगों के आंसू पोंछना चाहते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो हमारे साथ थे IAS नीलेश क्षीरसागर जी, युवा अधिकारी हैं, बहुत अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं, बहुत उत्साह उनमें काम करने को लेकर है, यूथ को लेकर बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, और उनका काम करने का तरीका, उनका पर्यावरण प्रेम लोगों को आकर्षित करता है, प्रेरित करता है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आप प्रशासनिक सेवा में आते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं
तो किस तरीके से तमाम बाधाओं को पार करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अफसरनामा में आज इतना ही। अगली बार मुलाकात फिर किसी शख्सियत के साथ।